बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है उसकी कहानी में अब हमें आगे पढ़ना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है परागकण। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? परागकण के बारे में पढ़ना है। तो पुराना जो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा था कि हमारे पास था ये हमारा पुंकेसर हुआ करता था। पुंकेसर जिसमें ये ऊपर बैग बस्ते जैसा होता है परागकोश को हमने काट के देखा था। जब हमने परागकोश को काट के देखा तो ये कुछ इस समान दिखाई दे रहा था। और जिसके चारों कोनों पे थी लघु बीजाणुधानी। चारों कोनों पे क्या थी? लघु बीजाणुधानी थी। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं हुआ करती थी। जिसको हमने नाम दिया था PMC। PMC का मतलब पोलन मदर सेल या फिर परागकण। M से हो गया परागकण मात्र कोशिका। या इसी का दूसरा नाम है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। तो ये लघु बीजाणुधानी के अंदर में ये परागकण मात्र कोशिका थी, या फिर जिसका दूसरा नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये क्या करती थी? ये वाली जो कोशिका थी वो करती थी कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। हमें मालूम है ये करती थी अर्धसूत्री विभाजन करती थी। अर्धसूत्री विभाजन करके एक कोशिका क्या बना लेती थी? 4 लघु बीजाणु बना देती थी। क्या बना देती थी? 4 लघु बीजाणु बना देती थी एक साथ, जिसको 4 लघु बीजाणु का क्या बोलते थे? चतुष्ट बोलते थे। लघु बीजाणु का चतुष्ट। और ये लघु बीजाणु आगे चल के इनमें से हर एक लघु बीजाणु जो 4 है ना, तो हर एक लघु बीजाणु क्या बना देगा? ये बना देगा परागकण। ये क्या बना देगा आगे चल के? ये बना देगा परागकण। इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसने बना दिया परागकण। तो 4 हमें मिल जाएंगे परागकण। और क्योंकि इनमें से पानी निकल जाता है, ये सूख जाते हैं, इसलिए अभी ये साथ साथ चिपके हुए हैं। लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये परागकण जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो ये और ये सारे के सारे अलग हो गए। तो इनने क्या बना दिए? हर एक ने क्या बना दिए? परागकण बना दिए। परागकण बना दिए। ठीक है, ये इनने बना दिए परागकण। तो हमने ये अभी तक पढ़ लिया था कि यहाँ पर हमारी कोशिकाएं थी कौन सी? ये थी लघु बीजाणुधानी।
और लघु बीजाणुधानी में क्या हुआ करती थी, पराग मात्र कोशिका होती थी, परागकण मात्र कोशिका या जिसका दूसरा नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कोशिका हुआ करती थी। फिर ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करने से इसमें 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं, 4 लघु बीजाणु बना लेती है, 4 लघु बीजाणु बना देती है, जिसको लघु बीजाणु का चतुष्ट कहते हैं। और ये चतुष्ट आगे चल के जैसे जैसे ये बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, तो ये क्या बना लेता है, यही चतुष्ट क्या बना लेता है, यही चतुष्ट बना लेता है परागकण। यही क्या बना लेता है, परागकण। अब यही परागकण के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये परागकण का जो संरचना है, परागकण का जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा होता है। यानी कि परागकण हम अंदर से गहराई में देखेंगे कि परागकण कैसा दिखता है, उसकी क्या क्या परतें होती हैं। इस परागकण के ही बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब ये जो हमारा परागकण है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। जो उसकी बाहर की कवच होता है, बाहर की जो भित्ति होती है, बाहर की जो परत होती है, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। फिर से हम दोबारा से यहाँ पर दोहरा लेते हैं कि एक जो परागकण होता है, ये जो परागकण है, यहाँ पर इसकी एक भित्ति होती है, एक परत होती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बाह्य चोल। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बाह्य चोल। फिर से बना देते हैं इसको। ये इसकी बाहर की परत है, जिसको कहते हैं बाह्य चोल। जिसको क्या कहते हैं, बाह्य चोल। अब ये जो बाह्य चोल होती है, ये जो हमारी क्या है, बाह्य चोल है, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है हमारी, ये जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल, बाह्य चोल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्साइन, EXINE, एक्साइन। ये जो बाह्य चोल होती है, हमने पढ़ा था, ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है बाह्य चोल, हमने पढ़ लिया था। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक वाली वस्तु होती है, प्रतिरोध वाली वस्तु होती है। कौन सी, कार्बनिक सामग्री होती है सबसे ज़्यादा प्रतिरोध, जो ऊंचे तापमान से भी नहीं नष्ट होती, अम्ल से भी नष्ट नहीं होती, क्षार से भी नष्ट नहीं होती। ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो बाह्य चोल होती है, ये जो हमारी बाह्य चोल है, इसमें छेद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिख सकते हैं, इसमें कुछ होते हैं छेद। जैसे यहाँ पर छेद है, ये बाह्य चोल में क्या होते हैं, छेद होते हैं। और इन छेदों को क्या बोलते हैं, इन छेदों को बोलते हैं, ये जो छेद हैं, यहाँ पर ये छेद है और ये छेद है, ये भी छेद है, ये गैप है, ये भी गैप है और ये भी गैप है। इन छेदों को बोलते हैं जनन छिद्र। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र, इनको बोलते हैं जनन छिद्र। ये जो छेद दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। तो इतना हमने पढ़ लिया था, और भी चीज़ें पढ़ी थी, वो हम उस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। अब जो परागकण होता है, उसमें एक और परत होती है, उसमें एक और परत होती है जो थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ पर एक और परत बनाते हैं हम, ये जो परत है, ये परत जो ऑरेंज से बनाई है मैंने, ये इसकी दूसरी परत है। पहली परत है, उसका नाम है बाह्य चोल। पहली परत का क्या नाम है, बाह्य चोल। और जो दूसरी परत है, दूसरी परत जो ऑरेंज से बनाई है, उसका नाम होता है, क्योंकि वो अंदर होती है इसलिए इसको बोलते हैं अंतचोल। इसलिए इसको बोलते हैं अंतचोल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतचोल बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर पूछें तो इसको बोलते हैं इन। इन का मतलब अंदर, और TINE, टाइन।
इंटाइन, इसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं बाह्य चोल, और जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं अंतचोल। यानी कि परागकण की कितनी परत हो गई? 2 परत हो गई। अगर कोई भी पूछे कि परागकण में कितनी परत होती हैं, तो हमें कहना है कि उसके अंदर में 2 परत होती हैं, एक बाह्य चोल और एक अंतचोल। अब ये जो अंतचोल है, ये अगर हम ध्यान से देखें बाह्य चोल के मुकाबले में, जब अगर हम बाह्य चोल के मुकाबले में देखेंगे, ये जो हमारी अंतचोल है, अंदर वाली परत जो हमने ऑरेंज से बनाई है, वो कैसी है? वो है कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये जो हमने बनाई है इसमें कोई भी गैप नज़र आ रहा है क्या? कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कैसी होती है? सतत होती है। जो हमारी अंतचोल है वो कैसी होती है? सतत होती है। सतत। सतत का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, यानी कि जिसमें कोई भी गैप नहीं हो, लगातार बनी होती है। ये पूरी की पूरी लगातार है ना, इसमें एक भी गड्ढा नहीं है, एक भी गैप नहीं है। लेकिन हमारी जो बाह्य चोल है, ये वाली जो बाह्य चोल है, उसके अंदर में क्या है? उसके अंदर में ये बीच में गड्ढे आ गए, ये वाला गड्ढा है, ये वाला गड्ढा है, जनन छिद्र आ गया, तो ये सतत नहीं होती बाह्य चोल वाली। लेकिन जो हमारी अंतचोल है, अंतचोल, ये कैसी होती है? ये होती है हमारी सतत होती है। कैसी होती है? सतत होती है, यानी कि कंटिन्यूअस होती है। उसके बाद में बाह्य चोल को देखिए, ये बाह्य चोल को देखिए कितनी मोटी है ना। लेकिन जो हमारी अंतचोल है, बेचारी इसने खाना नहीं खाया, तो ये बहुत ही पतली है। तो अंतचोल कैसी होती है? अंतचोल सतत होती है और कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है। अब हमने देखा था जो बाह्य चोल है, ये जो बाह्य चोल है हमारी, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सामग्री होती है। लेकिन जो हमारी अंतचोल है, जो हमारी अंतचोल होती है, जो ऑरेंज से हमने बनाई है, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है हमारी 2 चीज़ों से मिलके। वो बनी होती है हमारी 2 चीज़ों से मिलके। एक का नाम है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, इन दोनों से मिलके बनी होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए अंतचोल किससे मिलके बनी है, ये जो हमारी अंतचोल है वो किससे मिलके बनी है, तो हमें बताना है कि सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से मिलके बनी है। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से मिलके बनी है। और अगर हम कोई पूछे कि बाह्य चोल किससे बनी है, तो हमें बताना है कि ये स्पोरोपोलेनिन से बनी है। किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन से बनी है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आगे और इसमें क्या होता है, परागकण में और क्या होता है? हमने इसकी परत के बारे में पढ़ लिया, 2 परत होती हैं, बाह्य चोल और अंतचोल। और इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में होती है अब एक इसकी प्लाज्मा भित्ति। एक क्या होती है? इसकी प्लाज्मा भित्ति होती है। तो उसको हम बना देते हैं, मान लीजिए ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से, ये इसकी प्लाज्मा भित्ति, यानी कि कोई भी कोशिका ले लीजिए आप। जैसे ये कोशिका है, अब ये कोशिका है, जैसे हमारा घर ही है, कमरा ले लीजिए, कमरे की दीवार तो होंगी, जाहिर सी बात है, बिना दीवार के कमरा बनेगा ही नहीं। तो वैसी हर कोशिका में एक ना एक दीवार होती है, एक परत होती ही होती है। हर कोशिका के अंदर एक परत तो होती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा भित्ति। जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा भित्ति बोलते हैं। वैसी इस परागकण में भी ये जो नीले से हमने बनाई है, वो क्या है? वो है प्लाज्मा भित्ति। वो क्या है? प्लाज्मा भित्ति। प्लाज्मा भित्ति है, प्लाज्मा भित्ति है। अब ये जो प्लाज्मा भित्ति है वो किसको घेर के रखती है? ये प्लाज्मा भित्ति जो होती है वो किसको घेर के रखती है? जो ये परागकण है इसके जीव द्रव्य को घेर के रखती है। यानी कि यहाँ पर इसका पानी जैसी चीज़ पड़ी होती है, पानी जैसी चीज़ होती है। अब पानी को किसी बर्तन में रखना पड़ता है ना, जब बर्तन में रखेंगे तभी तो पानी एक जगह रह पाएगा। तो ये जो जीव द्रव्य है, द्रव्य मतलब पानी जैसी चीज़,
तो ये जीव द्रव को घेर के रखती है ये कौन सी, प्लाज्मा भित्ति। ये प्लाज्मा भित्ति जो है वो किसको घेर के रखती है, किसको कवर करके रखती है, इस जीव द्रव्य को, जो नीले से हमने बनाया है अंदर में ये वाली चीज़, इस जीव द्रव्य को घेर के रखती है, यानी कि प्लाज्मा भित्ति आवृत करके रखती है, आवृत करके रखती है। आवृत का मतलब होता है घेर के रखना, कवर करके रखना। जैसे कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर को कवर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कपड़े हमारे शरीर को आवृत करते हैं। वैसी प्लाज्मा भित्ति जो होती है, प्लाज्मा भित्ति किसको आवृत करती है, प्लाज्मा भित्ति आवृत करती है जीव द्रव्य को। किसको आवृत करती है, जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य। यानी कि ये जो नीले से हमने बनाया था अंदर, ये जो नीले से हमने बनाया है ये जीव द्रव्य है। इसका जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव को घेर के रखती है। तो हमने ये पढ़ लिया कि इसमें एक प्लाज्मा भित्ति होती है, और ये जो प्लाज्मा भित्ति है वो किसको आवृत करके रखती है, इसको जीव द्रव्य को आवृत करके रखती है। जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म को आवृत करके रखती है। और जीव द्रव्य का है क्या है, जीव द्रव्य ये है जो हमने ये अंदर में बनाया है, ये है हमारा जीव द्रव्य। ठीक है, इतनी बात क्लियर में समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि ये जो परागकण है, जब परागकण है वो जब क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। परागकण क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो परागकण मान लीजिए यहाँ पर परिपक्व हो गया। यहाँ पर हम बनाएंगे परागकण का कि जब ये परिपक्व हो गया। परिपक्व का मतलब क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है। जैसे हम बच्चे थे, बच्चे से अब हम बड़े हो गए, तो जब हम बड़े हो गए यानी कि अब हम परिपक्व हो गए, जो काम हमें करना है वो हम कर पा रहे हैं, यानी कि हम परिपक्व हो गए। वैसे ही जब ये परागकण परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर में 2 कोशिकाएं आ जाती हैं। इसके अंदर में क्या आ जाती हैं, 2 कोशिकाएं आ जाती हैं। तो हम फिर से अपने परागकण को बना लेते हैं। तो हमने देखा था इसकी जो परागकण होता है उसमें एक बाहर परत होती है, बाहर परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाह्य चोल, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। और ये जो बाह्य चोल होती है उसमें गैप होते हैं जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक पढ़ी कि इसके अंदर एक और परत होती है, इसके अंदर एक और परत होती है जिसको हम इससे बना देते हैं। ये एक और परत है जो पतली सी है, जो सतत है, उसको हम बोलते हैं अंतचोल। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें एक होती है प्लाज्मा भित्ति, इसमें होती है प्लाज्मा भित्ति जो कि किसको घेर के रखती है, जो कि किसको घेर के रखती है, जीव द्रव्य को घेर के रखती है। ये जो इसका परागकण है इसके जीव द्रव्य को घेर के रखती है। ये जीव द्रव्य नीले से जो मैं बना रहा हूँ अभी, जीव द्रव्य यानी कि जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो इसको ये घेर के रखती है प्लाज्मा भित्ति। अब जब ये जो परागकण है ये परिपक्व हो जाता है तो इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। एक तो ये बड़ी सी कोशिका दिख रही है और इसी के अंदर में एक कोशिका तैर रही होती है। ये कोशिका है, ये एक कोशिका तैर रही है। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं हो गई। एक तो ये कोशिका हो गई, ये बाहर, ये बड़ी सी जो कोशिका है, एक ये हो गई। और इसके अंदर तैर रही है एक कोशिका, ये वाली, इसके जीव द्रव्य में तैर रही है छोटी वाली कोशिका। अब ये जो बड़ी वाली कोशिका है, ये जो बड़ी वाली कोशिका है इसमें इसका केंद्रक होता है। हर कोशिका में केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस। तो वैसे ही इसके अंदर में भी एक केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है। और ये छोटी वाली कोशिका है, इसमें भी केंद्रक है।
अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि ये जो बड़ी वाली कोशिका हमने बनाई, ये जो बड़ी वाली कोशिका है, एक कोशिका तो ये है बड़ी वाली, और इसी के अंदर तैर रही है ये छोटी वाली कोशिका। तो कितनी कोशिका हो गई? 2 कोशिका हो गई। ठीक है। अब ये जो बड़ी वाली कोशिका है, बड़ी वाली कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या बोलते हैं इसको? कायिक कोशिका। या फिर जब अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल। कोशिका का मतलब क्या होता है? सेल होता है ना। हमने पढ़ा था कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वैसे यहाँ पर कायिक कोशिका मतलब वेजिटेटिव सेल ये होती है। और दूसरी कोशिका है ये छोटी वाली। दूसरी कोशिका क्या है? ये छोटी वाली। और तो ये छोटी वाली जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं हम, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इसको क्या कहते हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका, या फिर इंग्लिश में अगर बोलें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिव सेल इंग्लिश में। तो हमने देख लिया कि 2 कोशिकाएं हैं, एक तो ये बड़ी वाली है, एक तो बड़ी वाली है कायिक कोशिका जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी है जनन कोशिका, ये छोटी वाली जो तैर रही है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हमें ही नज़र आ रहा है अपनी आँखों से, हम खुद भी बता सकते हैं एनसीईआरटी में बिना पढ़े भी कि कौन सी वाली कोशिका बड़ी है। तो ये जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका है, ये कैसी होती है? ये होती है बड़ी। ये वाली जो कायिक कोशिका है बड़ी वाली, ये है बड़ी है, ये बड़ा होता है। ये वाली कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है। ये सेल जो है बड़ा है। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर में? इसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है। इसमें क्या होता है? प्रचुर खाद्य भंडार, मतलब इसमें होती है बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें। खाद्य मतलब खाने पीने की, प्रचुर मतलब बहुत सारी। तो ये बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं इसके अंदर, यानी कि ये जो है खाना खिलाने का काम करता है। ये वाला जो कोशिका है ये खाना खिलाने का काम करती है। तो इसमें है प्रचुर, इसमें प्रचुर खाद्य मतलब खाने की सामग्री, प्रचुर खाद्य सामग्री। इसमें क्या होती है? प्रचुर खाद्य सामग्री होती है। तीसरी चीज़ क्या है? इसका केंद्रक देखिए, ये जो इसका केंद्रक है, अगर हम इसका केंद्रक देखें तो इसका ये जो केंद्रक है, ये देखिए, ये एकदम गोल नहीं है। ये कैसा है? गोल नहीं है। ये इसका जो आकार है वो कैसा भी है, अजीबोगरीब सा है। यानी कि इसका आकार जो है कोई नियम वाला आकार नहीं है, जैसा गोल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं। ये कैसा भी अजीबोगरीब सा है। तो इसको बोलते हैं, इसका जो केंद्रक है वो कैसा होता है? इसका केंद्रक है अनियमित। अनियमित अनियमित केंद्रक होता है इसका। इसका केंद्रक कैसा है? अनियमित केंद्रक। अनियमित केंद्रक। तो इसके बारे में जो कायिक कोशिका है इसके बारे में हमने कितनी चीज़ें देख ली? 3 चीज़ें। कि ये तो पहली बात बड़ा होता है, फिर दूसरी बात इसकी प्रचुर खाद्य सामग्री होती है, यानी कि इसके पास बहुत सारी खाने पीने की सामग्री होती है। तीसरी बात इसका जो केंद्रक है वो अनियमित होता है, यानी कि इसका आकार जो है वो अनियमित होता है, एक जैसा नहीं होता, कैसे भी फैला हुआ है। ये देखिए बहुत मज़े से फैला हुआ है ये। फिर उसके बाद आता है अपना, तो ये हो गई हमारी कायिक कोशिका के बारे में बात। अब उसके बाद में आती है अपनी छोटी वाली कोशिका की बात। तो ये जो हमारी छोटी वाली कोशिका है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जनन कोशिका। इसका नाम क्या है? जनन कोशिका, या फिर जर्मिनेटिव सेल।
है ना। अब जाहिर सी बात है ये कैसी है, छोटा है, तो पहला पॉइंट हम लिख लेंगे ये कैसा होता है, छोटा होता है, ये होती है छोटी, छोटी है ये। दूसरी बात क्या है, ये जो है, ये जो छोटा वाली कोशिका है, छोटी वाली कोशिका है, ये असल में क्या है कर रही है, ये असल में स्विमिंग कर रही है। क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। किस में तैर रही है, ये जो बड़ी वाली कोशिका है ना, बड़ी वाली कोशिका का ये जो नीला नीला जीव द्रव हमने बनाया था, तो इसी के अंदर में ये नाव बन के तैर रही है। देखिए नाव बन के इधर उधर घूम रही है, ये तैर रही होती है इसी के जीव द्रव में। तो ये कैसी होती है, तैरती है, तैरती है, तैरती है। किस में तैरती है, जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैर रही होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब अगर हम इसका आकार देखें, इसका आकार मैंने ऐसा भी बना सकता था गोल सा, या इसका आकार मैं ऐसा बना सकता था, या इसका आकार मैं कैसा बना सकता था, यूं बना सकता था सिलेंडर जैसा। लेकिन इसमें इसका आकार जो है मैंने खास बनाया है। कैसा आकार बनाया है, इस तरीके का आकार बनाया है। जो गुजिया होती है ना, अपनी गुजिया खाई होगी घर में, तो गुजिया जैसा आकार बनाया अपन ने, गुजिया बनती है ना ऐसी, गुजिया जैसा आकार है। तो जो गुजिया का आकार होता है, कि गुजिया का आकार कैसा है कि बीच में मोटा और उसके साइड में जो कोने हैं किनारे में पतला, ये पतला है और ये पतला है, तो ये होता है गुजिया वाला आकार। अब इस आकार को पुराने ज़माने की हिंदी में बोला जाता था, क्या बोला जाता था, इस आकार को बोलते तो तुर्कू, तुर्कू, तुर्कू। तो ये कैसे आकार का होता है, तुर्कू आकार की, ये होती है तुर्कू आकार की। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तुर्कू आकार होता है इसका, तुर्कू आकार। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है, तुर्कू आकार है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसका जो जीव द्रव्य होता है, इसका जो जीव द्रव्य होता है ना, ये घना होता है बहुत, ये बहुत ही सघन होता है। सघन है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, गहरे रंग का होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गहरे रंग का होता है। तो इसका जो जीव द्रव्य है वो बहुत ही कैसा होता है, घना होता है, बहुत ही घना होता है, यानी कि बहुत ही गहरे रंग का होता है। तो ये इसका जो जीव द्रव्य है बहुत ही गहरे रंग का है। अगर हम इसके जीव द्रव्य से कंपेयर करें, इसके जीव द्रव्य से कंपेयर करें बड़ी वाली जो कायिक कोशिका है, उसके मुकाबले में ये बहुत ही कैसा है, गहरे रंग का है, यानी कि घना जीव द्रव्य होता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, इसका जीव द्रव्य कैसा होता है, बहुत ही घना जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, घना जीव द्रव्य होता है। फिर इसके अंदर में केंद्रक कितना है, इसके अंदर में एक केंद्रक है छोटा सा, इसका एक केंद्रक है, तो ये एक केंद्रक वाला होता है, एक केंद्रक ही है, केंद्रक ही है, एक केंद्रक ही होता है। तो इसमें याद करने की कोई भी चीज़ नहीं है, हमें सारी चीज़ें सामने दिख ली है। सबसे पहली बात, ये जो छोटा वाला सेल है वो छोटा है। दूसरी बात, ये तैर रही है इसके जीव द्रव्य में, बड़े वाले सेल के, बड़ी वाली कोशिका के जीव द्रव्य में तैर रही है। फिर इसका आकार कैसा है, गुजिये जैसा है। गुजिये को क्या बोलते हैं, तुर्कू, तुर्कू आकार का है। फिर उसके बाद में क्या बोला, इसका जो जीव द्रव्य है ये बहुत ही गहरे रंग का है, यानी कि घना जीव द्रव्य है। तीसरी बात क्या हो गई कि इसका जो एक केंद्रक होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई और इतना अपन को इसमें जानना था। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम हमने बनाया, ये किसका डायग्राम था, ये डायग्राम था परागकण का, परागकण का डायग्राम था जो हमने बनाने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी। तो इसके अंदर में हमने क्या देख लिया, परागकण में इसकी दो परत होती हैं, एक होती है बाह्य चोल और दूसरी होती है अंतचोल, है ना। बाह्य चोल कैसी होती है, बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और बाह्य चोल में क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो अंतचोल होती है, अंतचोल जिसको एंटाइन बोलते हैं, तो अंतचोल के अंदर में ये होती है सबसे पहले तो सतत, सतत होती है, यानी कि कंटिन्यूअस होती है, इसमें कोई भी गैप नहीं आते। फिर ये पतली होती है,
ये भी हमने पढ़ लिया। और ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनी होती है। उसके बाद इसके अंदर में क्या होती है? प्लाज्मा भित्ति होती है। ये प्लाज्मा भित्ति है। और प्लाज्मा भित्ति जो है ये किसको आवृत करती है? प्लाज्मा भित्ति किसको घेर के रखती है? इसके जीव द्रव्य को घेर के रखती है, यानी कि साइटोप्लाज्म को घेर के रखती है। इसके बाद हमने देखा कि जब परागकण परिपक्व हो जाता है, परागकण क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। परिपक्व यानी कि वो जो बड़ा हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर में 2 कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जिसको वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। और दूसरी कोशिका है जनन कोशिका। दूसरी कोशिका कौन सी है? जनन कोशिका, जिसको जर्मिनेटिव सेल भी बोलते हैं। तो जो कायिक कोशिका होती है ये हमें पता है कि ये कैसी होती है? बड़ी होती है। उसके बाद में इसमें खाने पीने की चीज़ होती हैं, तो प्रचुर खाद्य सामग्री होती है, बड़ी होती है। और तीसरा, इसका जो केंद्रक है वो अनियमित होता है। इसका केंद्रक कैसा है? अनियमित होता है। फिर होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका है जर्मिनेटिव सेल। तो ये कैसी है? छोटी होती है और ये तैर रही होती है। कहाँ पर तैर रही होती है? जो बड़ी वाली सेल है, बड़ी वाली कोशिका है, उसके जीव द्रव्य में तैर रही होती है। फिर उसके बाद इसका आकार गुझिया जैसा है, तुरकू आकार की है, तुरकू आकार की है। और इसका जीव द्रव्य जो है बहुत ही गहरे रंग का होता है, घना जीव द्रव्य होता है। उसके बाद में इसके एक केंद्रक होता है। तो ये पूरा डायग्राम किसका हो गया? परागकण का डायग्राम हो गया। तो हमने देख लिया परागकण का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अंदर से हमने उसको स्टडी कर लिया। अब जो परागकण होता है, तो परागकण कहाँ पर होता है? तो ये हमारा पुंकेसर है, और पुंकेसर के ऊपर में ये परागकोश है, परागकोश है। और इस परागकोश के अंदर में बहुत सारे परागकण हमें होते हैं। जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसमें बहुत सारे परागकण आते हैं। फिर ये परागकोश जो है फट जाता है। ये परागकोश क्या हो जाएगा? ये परागकोश फट जाएगा। ये फट गया, ये यहाँ से फट गया। तो जब ये परागकोश फट जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? परागकण बाहर निकल आते हैं। ये परागकण क्या हो जाते हैं? झड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं, झड़ते हैं, झड़ते हैं। और झड़ने को और क्या बोलते हैं? झड़ने को और बोलते हैं संगलित होते हैं। संगलित, संगलित यानी कि संग संग एक गली से निकल लेते हैं, संग संग पतली गली से निकल लेते हैं, तो संगलित हो जाते हैं या तो झड़ते हैं जब। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि 60% से ज़्यादा, कितने? 60% से ज़्यादा जब ये परागकण जब झड़ते हैं, आवृत बीजियों के जो परागकण होते हैं, तब जब ये झड़ रहे होते हैं तो इसके अंदर में 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। यानी कि समझने के लिए हमने देखा था कि ये जो परागकण है, परागकण की सबसे पहले हमने देखा बाहर की ये परत है बाह्यचोल, उसके बाद में अंदर की परत है अंतचोल, उसके बाद में क्या होती है? उसके बाद में प्लाज्मा भित्ति है, ये प्लाज्मा भित्ति है। और इसके अंदर प्लाज्मा भित्ति के अंदर में क्या होता है? प्लाज्मा भित्ति के अंदर में जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। और इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। एक ये बड़ी वाली कोशिका, ये बड़ी वाली जो कोशिका है, और उसके अंदर में तैर रही होती है छोटी वाली कोशिका। ठीक है, बड़ी वाली कोशिका जो होती है इसका केंद्रक अनियमित आकृति का होता है, और छोटी वाली कोशिका का ये रहा केंद्रक छोटा सा। तो अभी यहाँ पर कितने कोशिकाएं हैं, कितनी कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं हमें जब ये झड़ रहा है? तो जब ये झड़ता है तो इसमें 2 तरीके की कोशिकाएं मिल रही हैं, 2 कोशिकाएं मिल रही होती हैं। एक तो ये कायिक कोशिका और दूसरी ये छोटी वाली जनन कोशिका। तो यानी कि ये जब झड़ रहा है, तो ये जब झड़ रहा है तो 60%
60% आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों में 60% आवृत बीजी में जब ये परागकण झड़ते हैं, जब ये परागकण झड़ते हैं तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। तो 2 कोशिकीय 2 कोशिकीय चरण, 2 कोशिकीय चरण में ये झड़ते हैं। कितने कोशिकीय चरण में झड़ते हैं? जब इसके अंदर में 2 कोशिका होती हैं। तो कितने प्रतिशत आवृत बीजियों में? जब 60% आवृत बीजियों के अंदर में ये कितनी कोशिका वाले चरण में झड़ते हैं? जब इसमें 2 कोशिका होती हैं। जब इसमें कितनी कोशिका होती हैं? 2 कोशिका होती हैं। एक ये वाली काई कोशिका और एक ये दूसरी वाली, ठीक है। जब ये झड़ते हैं तो 60% में ऐसा होता है कि इसके अंदर में 2 कोशिका होती हैं, 2 कोशिकीय चरण में ये झड़ते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये देख लिया कि 60% के अंदर, 60% पौधों के अंदर, 60% आवृत बीजी पुष्प पादपों के अंदर में ये 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। तो अब हमारा सवाल मन में आएगा कि ये जो 40% बचे, 40%, बाकी बचे कितने बचेंगे? 100, 60, जो 60 तो इधर हो गए, तो बाकी बचे कितने हैं? 40%। 40% आवृत बीजी के अंदर में ये कितने कोशिकीय चरण में झड़ते हैं? ये झड़ते हैं 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। 3 कोशिकीय चरण में ये झड़ते हैं। तो 3 कोशिकाएं कहाँ से आ गई? इसके अंदर तो 2 ही थी, तो ऐसे आ गई 3 कोशिका कि फिर से हम ये बना लेते हैं कि बाहर के कवच को बोलते हैं बाह्यचोल। उसके बाद में होती है अंदर में होती है हमारी अंतचोल। फिर उसके बाद में होती है, क्या होती है? उसके बाद में होती है प्लाज्मा भित्ति। फिर ये प्लाज्मा भित्ति के अंदर में होता है जीव द्रव्य, ये इसका जीव द्रव्य है। फिर इसके बाद ये जो बड़ी वाली कोशिका है जिसका अनियमित केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। और इसके अंदर में छोटी वाली कोशिका तैर रही होती है, ये छोटी वाली कोशिका तैर रही है, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। अब क्या होता है कि ये जो जनन कोशिका है ना, ये वाली जनन कोशिका, ये विभक्त हो जाती है। ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन करती है और ये एक कोशिका 2 में विभक्त हो जाती है, यानी कि 2 में डिवाइड हो जाती है। तो यानी कि ये 2 में डिवाइड हो जाती है। तो ये ऐसे, एक ये ऐसी छोटी सी बन गई और एक ये ऐसी छोटी सी बन गई। तो 2 में ये विभक्त हो गई। 2 में क्या हो गई? 2 में विभक्त हो गई। और जब ये 2 में विभक्त हो गई तो अब इसके अंदर में कितने कोशिका आ गई? इसके अंदर, ये परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं आ गई? इसके अंदर में अब आ गई 3 कोशिका। एक तो ये बड़ी वाली, फिर दूसरी ये छोटी वाली और तीसरी ये एक और छोटी वाली। तो कितनी कोशिकाएं आ गई? 3 कोशिका आ गई। और ये जो छोटी वाली कोशिका बनी, अब इसको हम जनन कोशिका नहीं बोलेंगे, इसको अब हम बोलते हैं, ये जो छोटी वाली बनी है इसको अब हम बोलते हैं नर युग्मक। यहीं पर बता देते हैं, ये जो 2 और 3 नंबर की है इसको अब बोला जाएगा नर युग्मक। क्या बोला जाएगा? नर हो गया ये तो, नर युग्मक। यानी कि इसके अंदर में कितने नर युग्मक आ गए? 2 नर युग्मक आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिका। इसलिए 40% में झड़ने से पहले क्या हो जाता है? झड़ने से पहले ये जो हमारी ये वाली कोशिका थी ना, जनन कोशिका, ये वाली
कोशिका थी, ये विभक्त हो जाती है, ये विभक्त होके 2 कोशिका बन जाती है, 2 कोशिकाएं बना लेती हैं, यानी कि नर युग्मक बना लेती है 2-2। तो इसलिए टोटल मिला के 3 कोशिका आ जाती हैं इसके अंदर में 40% पौधों के अंदर। तो इस प्रकार ये क्या होता है, 3 कोशिकीय चरण में झड़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारी जनन कोशिका थी, जनन कोशिका थी, जनन कोशिका का क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे तो नर युग्मक बनाना है, इसलिए ये करती है विभाजन। ये करती है क्या, विभाजन। कौन सा वाला, समसूत्री, समसूत्री विभाजन करती है, विभाजन, समसूत्री विभाजन करके जनन कोशिका कैसी दिखती थी, ऐसी दिखती थी ना। समसूत्री विभाजन करके ये क्या बना लेती है, समसूत्री विभाजन करके ये बना लेती है 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक बना लेती है। ये क्या बना लेती है, नर युग्मक, नर युग्मक, 2 नर युग्मक। ठीक है, इसलिए टोटल मिला के कितने सेल हो गए, टोटल मिला के कितनी कोशिका हो गई, 3 कोशिका हो गई। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये परागकण झड़ते हैं, ज़्यादातर आवृत बीजों में जब ये परागकण झड़ते हैं, कितने, 60% में, 60% से भी ज़्यादा में जब ये परागकण झड़ते हैं तो इसके अंदर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं 60% में। ठीक है, ये याद रखना है। एक तो ये हो गई अपनी कायिक कोशिका और एक ये जनन कोशिका, ये याद हो गया। फिर बाकी बचे यानी कि 60 के बाद कितना बचेगा, 40 बचेगा। 100 में से 60 हटा दिए तो 40 बचे। 40% के अंदर में ये जो हमारी जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका थी ना, वो समसूत्री विभाजन करती है और 2 नरयुग्मक बना लेती है, 2 नरयुग्मक बना लेती है। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है कि इसके अंदर में 3 कोशिकाएं आ जाती हैं, 3 कोशिकाएं आ जाती हैं। तो इसलिए 40% के अंदर में 3 कोशिकीय चरण में ये झड़ती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमें इसमें समझने की थी, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो अब हम इसे एनसीईआरटी में रीड कर लेते हैं, तो अब ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी रीड करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझने की बात तो सही है, एनसीईआरटी भी रीड करते जाना है हमें। तो चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की तरफ। तो ये अब हम अपनी एनसीईआरटी पे आ गए हैं और ये वाला जो पैराग्राफ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसमें हम परागकण के बारे में पढ़ रहे थे और परागकण जो होता है उसमें हमने देखा था कि इसकी बाह्य चोल होती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ये हमने देखा था। और इसमें कुछ जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, अनुपस्थित होता है, यानी कि गैप होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसको जनन छिद्र कहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद से हम नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं कि परागकण की आंतरिक भित्ति को यानी कि अंदर वाली भित्ति को अंतचोल कहा जाता है। अभी हमने समझा है ना, यह एक पतली तथा सतत परत होती है। तो हमने ये देखा था कि वो पतली होती है और सतत होती है, यानी कि कंटिन्यू होती है, उसमें कोई भी गैप नहीं होती, जो कि सेल्यूलोज एवं पैक्टिन से बनी होती है, ये भी हमने देख लिया। फिर परागकण का जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, तो हमने देखा था कि परागकण जो था उसका जीव द्रव्य प्लाज्मा भित्ति से घिरा हुआ था, आवृत हो रहा था, ये भी हमने देख लिया। जब परागकण परिपक्व यानी कि बड़ा हो जाता है, तब उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, अभी हमें मालूम भी है उसका नाम। एक तो होती है कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती हैं। तो कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, जिसको हम चित्र 2.5 में अभी देखेंगे। कायिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, हमने देखा था, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है, यानी कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये भी हमने देखा था, तथा विशाल
अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, यानी कि उसका जो केंद्रक होता है बहुत ही बड़ा होता है और अनियमित आकृति का होता है। ये भी हमने पढ़ा था, अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। उसके बाद ये तो होगी बड़ी वाली कोशिका। फिर जो छोटी वाली कोशिका है, जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैर रही होती है। तो जनन कोशिका छोटी होती है, हमने देखा था। तो जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, ये भी हमने देख लिया था। फिर जो जनन कोशिका होती है यानी कि छोटी वाली, वो तुरकु आकृति की होती है, यानी कि गुजिये जैसी होती है। गुजिये जैसा मतलब हमने देखा था कि ऐसी होती है, बीच से मोटी और साइड से पतली। और घने जीव द्रव्य की होती है, उसका जीव द्रव्य बहुत घना होता है, डार्क कलर का होता है और एक केंद्रक वाला होता है, एक केंद्रक वाली होती है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जब झड़ते हैं तो क्या होता है कि 60% से अधिक आवृत बीजी 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के जो पराग कण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। तो यानी कि 60% आवृत बीजी पादपों के अंदर 60% आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, तो परागकण, उसके जो परागकण होते हैं वो 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। जो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं और झड़ने का दूसरा नाम क्या है, संगलित होते हैं, यानी संग संग पतली गली से निकल लेते हैं। 7% में 2 कोशिकीय चरण मतलब एक तो हो गई कायिक कोशिका और दूसरी होगी जनन कोशिका। फिर उसके बाद लिखा है एनसीईआरटी में कि शेष प्रजातियों में, यानी कि बची कुची प्रजातियों में 40% में जनन कोशिका, जो जनन कोशिका होती है यानी कि छोटी वाली, वो समसूत्री विभाजन करती है। उसके द्वारा विभक्त होकर यानी कि डिवाइड होकर परागकण के झड़ने से पहले, यानी कि परागकण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मकों को बनाती है, 2 नर युग्मक बना लेती है। यानी कि कितने चरण हो जाते हैं उसमें, 3 कोशिका हो जाती है उसमें, तो वो 3 कोशिकीय चरण में झड़ती है। तो हमने देखा था ये वाली जो कोशिका है वो विभक्त होकर 2 नरयुग्मक बना लेती है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, 3 कोशिका हो जाएंगी। तो जब ये झड़ती हैं वो 3 कोशिकीय चरण में झड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से इतना अपन को समझ में आ गया होगा। और अब हमें एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का हमें डायग्राम देखना है, चित्र 2.5। चित्र 2.5 में सबसे पहले दिया गया है एक परागकण चतुष्क का परिवर्धित दृश्य यानी कि एक परागकण है, परागकण का जो चतुष्क होता है ना, उसका एक माइक्रोस्कोप वाला दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको। ये एक परागकण है, परागकण। तो उसमें हमने देखा था कि जो पीएमसी होती है हमारी परागकण मात्र कोशिका, वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 वो बनाती है ना, लघु बीजाणुधानी। तो वही ये है, ये 4 आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, 4 आपस में कैसे रह रहे हैं, मिलजुल के। वैसे ये परिपक्व होगा तो इसके बीच का पानी उड़ जाएगा, ये सूखेंगे तो ये चारों के चारों अलग हो जाएंगे और परागकण बना लेंगे। तो ये ऐसा दृश्य है। सबसे इम्पोर्टेंट वाला दृश्य जो है चित्र, वो है बा वाला। बा वाला क्या है, एक लघु बीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण। यानी कि जो लघु बीजाणु है, जो लघु बीजाणु होता है, ये हमने देखा था, ये जो लघु बीजाणु बने थे, इससे अब ये बनेंगे परागकण। तो ये परागकण कैसे बनते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था, परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहला ये चित्र है हमारा, ये है हमारी लघु बीजाणु। ये क्या है, हमारा लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु है, ठीक है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा। उसके बाद में ये लघु बीजाणु का केंद्रक है। ये लघु बीजाणु का क्या हो गया, केंद्रक है, केंद्रक। अब इसमें ये जो 2 गोले गोले से दिख रहे हैं, ये और ये, इसको बोलते हैं इसकी रसधानी। इसको बोल रहे हैं इसकी रसधानी। रसधानी तो बोले तो
अभी हमने पढ़ा था कि जो कायिक कोशिका रहती है उसमें बहुत सारा खाने पीने का मटेरियल है। तो रसधानी, रस से समझ लीजिए जूस है इसके अंदर, बहुत सारा जूस भरा हुआ है। तो जूस है मतलब खाने पीने की चीज़ भरी हुई है इसके अंदर, रसधानी के अंदर। फिर क्या होता है, रसधानी, ये दो रसधानी थी इसमें, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई। ये दोनों आपस में मिल गई तो एक बड़ी सी रसधानी बन गई। ये पूरा जूस का मटेरियल बन गया, मस्त एकदम माज़ा इसमें मिलती है खाने पीने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो केंद्रक है, ये वाला जो केंद्रक है, ये अब विभाजित होगा। ये क्या होगा, विभाजित होगा। अब ये जब विभाजित होता है तो इसमें बनता है ये एसिमेट्रिक तंतु। इसमें बनते हैं एसिमेट्रिक तंतु। अब ये एसिमेट्रिक तंतु क्या होता है और एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तंतु का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका में इसका केंद्रक है। इसके कोशिका में क्या है, इसका केंद्रक। अब इस कोशिका को विभाजित होना है, इस कोशिका को क्या होना है, विभाजित होना है। तो आम तौर पे क्या होता है, इसका जो केंद्रक है ये बीच में ऐसा आ जाता है, ठीक है। इसका केंद्रक बीच में ऐसा आ जाता है और इससे तार निकलने लगते हैं, इससे तार निकलने लगते हैं और यहाँ से तार, यहाँ से भी निकलने लगते हैं। इस तरफ से भी तार लग जाते हैं इसमें और इस तरफ से भी रस्सियाँ लग जाती हैं। इन रस्सियों को बोलते हैं तंतु। इन रस्सियों को क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। अब जब आम तौर पे कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो वो बराबर बराबर बटती है। तो ये जो रस्सियों की लंबाई है वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। इन रस्सियों की लंबाई जो है बराबर होती है। जब रस्सियों की लंबाई बराबर होती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। जब ये तंतुओं की लंबाई जो है बराबर बराबर है, इस साइड में भी बराबर है, इस साइड में भी बराबर है, दोनों साइड की बराबर है। तो मान लीजिए कोई है ना, इसको यहाँ से खींच रहा है, ये आदमी है और यहाँ पे भी रस्सी खींचने का कंपटीशन चल रहा है। तो ये इसको इधर पे खींच रहा है और ये इसको इधर पे खींच रहा है और इन रस्सियों की लंबाई जो है बराबर बराबर है। तो जब ये न्यूक्लियस जो है, ये जो केंद्रक है, जब ये विभक्त होगा, जब ये केंद्रक विभक्त होगा तो ये बराबर बराबर जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्या हुआ कि ये जो तंतु है, ये तंतु है, बीच में जो ये तंतु बने वो कैसे बन गए, छोटे बड़े बन गए। वो कैसे बन गए, छोटे बड़े। ये इसमें चुटकू से आ गए और ये बड़े बड़े तंतु आ गए, ये बड़े बड़े तंतु। अब इसको यहाँ से खींच रहे हैं ये इधर, और इसको यहाँ से खींच रहे हैं ये इधर, ठीक है। ये इसको इधर खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इस तरफ जो है ज़्यादा हिस्सा चले जाएगा और इस तरफ जो है कम हिस्सा चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कोशिका जो है ऐसी विभक्त होगी, इसका जो केंद्रक है ऐसा विभक्त होगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा छोटा सा आ जाएगा केंद्रक। तो वैसे ही यहाँ पर है, इसका भी जो तंतु है, इस तरफ में बड़े बड़े तंतु आ गए और इस तरफ में छोटे छोटे तंतु आ गए। इस साइड में छोटे तंतु हैं, इस तरफ बड़े तंतु हैं। तो इसलिए जब ये छोटे बड़े हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक तंतु। एसिमेट्रिक मतलब छोटे बड़े हो जाना, बराबर बराबर ना रहना। तंतु मतलब रस्सी। तो अब देखिए ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ बड़ा सा केंद्रक जाएगा और नीचे की तरफ छोटा सा केंद्रक जाएगा। तो इसी वजह से हमारी क्या बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। एक बन जाएगी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जिसमें बड़ा वाला केंद्रक चला गया, और एक बन जाएगी जनन कोशिका जो हमने पढ़ी थी, ये नीचे छोटी सी दिख रही है हमें। उसके अंदर में छोटा सा केंद्रक चले जाएगा, ये छोटा सा केंद्रक गया, ठीक है। तो कायिक कोशिका जो है उसका केंद्रक कैसा विशाल है, बहुत बड़ा है और उसकी आकृति अनियमित होती है। उसकी जो आकृति होती है अनियमित होती है। और जो जनन कोशिका है जिसका नाम है प्रजननी कोशिका भी बोल रहे हैं, जिसको प्रजननी कोशिका भी बोल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो उसका केंद्रक है वो छोटा सा है। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, ये जो जनन कोशिका है वो किसके जीव द्रव्य में तैरती है, ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैर रही होती है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो जो बड़ा वाला
ये एनसीईआरटी में, ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये डायग्राम दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे बड़ा वाला सेल कौन सा है और ये छोटा वाला सेल कौन सा है। तो हमें बताना है छोटा वाला जनन कोशिका है, बड़ा वाला जो है कायिक कोशिका है। तो ये चीज़ थी पढ़ने की, समझने की इस पैराग्राफ के अंदर में। आगे का हम बाद में देखेंगे। तो इस चीज़ के नोट्स आप बना सकते हैं और ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ज़्यादा समझ में आया तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो परागकण के बारे में हमने ये पढ़ लिया है और इसको फिर से बता देते हैं, 7 बार आप रिवाइज़ करते रहिए।